थैंक यू। संस्कार भारती की परंपरा के अनुसार ध्येय गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं कोकण प्रांत के सागर मिस्त्री, सरिता जोशी, अमेय गोखले और उनके संगतकार विवेक जोशी, संतोष घाड़ी इन्हें आमंत्रित करती हूँ। संस्कार भारती भारते नवजीवनम् प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम् शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्री मन्त्रितम् वादयति सङ्गीतकं वसुधैकभावनपोषकम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् ललितरसमयलास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला कलितजीवननाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथा प्रमोदं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् चतुष्षष्टिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितम् विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतम् प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम्। धन्यवाद। We shall now watch a AV on Cine Talkies 2022. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
नमस्कार। हम जानते हैं कि जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिनेमा एक सुगम और सशक्त माध्यम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के जिन संचार माध्यमों ने विशेष सहयोग दिया, उनमें से एक प्रमुख माध्यम भारतीय सिनेमा भी है। भारतीय सिनेमा के आधार स्तंभ दादा साहिब फाल्के, आर नटराज मुदलियार, दादा साहब तोरने, सुधीर फड़के, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, हिमेन गुप्ता, केबी सुंदरन बर, एस सत्यमूर्ति, भालजी पेंढारकर जी जैसे कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों द्वारा राष्ट्र जागरण का कार्य किया और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए चल रहे संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्र जागरण में भारतीय सिनेमा के संगीत ने भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। उस दौरान बनाए गए भारतीय फिल्म संगीत व गीतों ने हर भारतीय के दिलों में देशभक्ति के भाव को जगाकर जन जन को झकझोर दिया। फिल्म आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी लिखित वंदे मातरम राष्ट्रगीत ने लोगों में जोश भर दिया था। आनंद मठ, सरंधरी, त्याग भूमि, स्वराज्याचा तोरण जैसी फिल्मों ने स्वाधीनता आंदोलन में प्राण फूंक दिए। अब करेंगे हर एक बार का सामना। भारतीय सिनेमा आज भी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता आ रहा है। भारतीय सिनेमा का संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे युवाओं और आने वाली पीढ़ी को सही मायने में हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के दर्शन कराकर मार्गदर्शन कर सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय दर्शन से प्रेरित होकर बनी फिल्मों से हमारे युवा फिल्म मेकर और फिल्म संस्थानों के विद्यार्थी एवं शोधार्थी इस सशक्त माध्यम को प्रयोग करके भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगे। वर्तमान समय में हमारा पूरा देश स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस शुभ अवसर पर सिने टॉकीज ने स्वाधीनता जैसा सार्थक विषय चुना। भविष्य में भी सिने टॉकीज फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों के साथ आपके बीच आकर अलग अलग विषयों पर चर्चा, चिंतन और मंथन करता रहेगा। क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद। सिने टॉकीज, सिने सृष्टि, भारतीय दृष्टि। अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि तथा अन्य सम्माननीय अतिथि और मान्यवरों का स्वागत और सम्मान करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि सांस्कृतिक राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। इनसे आप सभी परिचित हैं, लेकिन मैं इनका अल्प परिचय देती हूँ। श्री मेघवाल जी सेवानिवृत्त IEAS अधिकारी है तथा सामाजिक कार्यकर्ता है। वे किसान भी हैं। आपने MA इन पॉलिटिकल साइंस, LLB, MBA किया है। आपने फिलिपीन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजस्थान में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा और अपने कार्यकाल में आप स्थानिक कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई कार का उपयोग न कर आप स्थानीय परिवहन के रूप में अपनी पशु बाइक का उपयोग करते हैं। आपको सभी साइकिल मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब मैं संस्कार भारती के अध्यक्ष श्री वासुदेव कामत जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को सम्मानित करें।
धन्यवाद सर। सुश्री आशा पारेख जी को कौन नहीं जानता। वे बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, निर्माता हैं और निर्देशक भी हैं। वह 1959 से 1973 तक सर्वश्रेष्ठ तारिकाओं में से एक थी। सन 1971 में उन्हें कटी पतंग फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। आशा जी भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया था। ऐसी हमारी आज की सम्माननीय अतिथि सुश्री आशा पारेख जी। मैं सुश्री संस्कार भारती की उपाध्यक्षा सुश्री हेमलता मोहन जी से निवेदन करती हूँ कि वे आशा जी का सत्कार करें। धन्यवाद। आज के हमारे प्रमुख वक्ता पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। पेशे से ये डॉक्टर है लेकिन दिल से कलाकार है। नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध धारावाहिक चाणक्य का निर्देशन किया था और चाणक्य की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पृथ्वीराज जल्द ही रिलीज होने वाला है। सर, हम सब की ओर से आपको इस फिल्म के लिए बधाई। आई विश इट क्रिएट्स हिस्ट्री ऑन बॉक्स ऑफिस। मैं संस्कार भारती के महामंत्री श्री अश्विन दलवी जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के हमारे प्रमुख वक्ता पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को सम्मानित करें। धन्यवाद। आज के हमारे राष्ट्रीय सेमिनार के सह आयोजक श्री सच्चिदानंद जोशी जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली के सदस्य सचिव हैं, कार्यकारी और अकादमी प्रमुख भी हैं। आप इतिहास और जनसंचार के विद्वान, लेखक, कवि और अभिनेता हैं। आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के संस्थापक और 2 कार्यकाल तक कुलपति रह चुके हैं। यही नहीं, आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के संस्थापक और रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। आपने मीडिया, संचार, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, नीति और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से लिखा हुआ है। आप प्रतिष्ठित संस्थाओं में संचार पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान, व्यक्तिमत्व विकास, कला और संस्कृति पर व्याख्यान भी देते आए हैं। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नीतीश भारद्वाज जी से निवेदन करती हूँ कि वे सच्चिदानंद जोशी जी का सत्कार करें।
धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे सह आयोजक मुंबई विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर सुहास पेडनेकर जी, स्नातकोत्तर शिक्षक और शोधार्थ के रूप में इन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक शैक्षणिक अनुभव रखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री इन्हें प्राप्त है। डॉक्टर प्रोफेसर पेडनेकर का शिक्षाविदों और अनुसंधान के प्रति निहित प्रतिबद्धता और समर्पण रखते हैं। वे स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू जर्सी यूएस में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप उन्हें मिल चुकी है। उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रसायन विज्ञान शिक्षक पुरस्कार 2013 तथा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार 2012। मैं श्री वासुदेव कामत जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर पेडनेकर जी का सम्मान करें। धन्यवाद सर। हमारे संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वासुदेव कामत जी, ये विश्वविख्यात चित्रकार हैं। कर्नाटक के एक छोटे से शहर करकला में पैदा हुए वासुदेव जी का पालन पोषण मुंबई में हुआ और उनका झुकाव बचपन से ही चित्रकला की ओर था। समकालीन भारतीय कला के पोर्ट्रेट पेंटिंग की कला में एक दिग्गज श्री कामत जी को वार्षिक कला प्रदर्शनी गोल्ड मेडल, बोल्ड आर्ट्स सोसाइटी गोल्ड मेडल, द ड्रेपर ग्रैंड प्राइज बाय पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, सैन डिएगो वाटर कलर सोसाइटी पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया हुआ है। मैं संस्कार भारती कोकण प्रांत के उपाध्यक्ष श्री अरुण शेखर जी से निवेदन करती हूँ कि वे वासुदेव कामत जी को सम्मानित करें। Thank you, sir. Our Honorable Union Minister, Shri G. Kishan Reddy ji, unfortunately could not be present for this inaugural function. However, he has sent his regards through a small video. So now let us watch an AV sent by Honorable Minister. भाइयों और बहनों, सबको नमस्कार। आज भारत 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशंस, आज़ाद का अमृत महोत्सव देश भर में जन भागीदारी से भारत सरकार, अलग अलग एनजीओस, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस सब मिलके इसका महोत्सव बना रहे। जो देश के लिए जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है, स्वतंत्र सेनानी है, उनके योगदान, उनके त्याग के बारे में आज के नौजवानों को, आज के युवाओं को बताने के लिए आने वाले जो 100 साल का भारत का आज़ाद का अमृत महोत्सव होगा, आने वाले इस 2047 जो आने वाले 25 साल है, उसमें भारत कैसा होना चाहिए, देश को कैसे ले जाना चाहिए, इस विषय पर आज देश भर में कार्यक्रम कर रहे। स्वतंत्रता संग्राम भारत की एक कहानी है जो हमारी युवा पीढ़ी को और प्रेरणा देती है। आज जब हम अपनी आज़ाद की 75 वर्ष मना रहे तो हम 3 स्तर पर सोचना है।
आजाद से पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई था, संघर्ष था, उसके बारे में बताना चाहिए। आजाद के बाद भारत का इस 75 वर्ष की हमारी उपलब्धियां हैं, ये भी बताना चाहिए। और आने वाले, मैं भी बताया था, 25 वर्ष का भारत यही आजाद का अमृत काल है। इसलिए यही समय है पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय है नया प्रेरणा देने का, यह समय है नया लक्ष्य पहुंचाने का, यह समय है नया संकल्प लेकर भारत को एक शक्तिशाली भारत बनाना है। एक बार फिर सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर देश को एक नया सूत्र में बांधने का यह अभियान है आजाद का अमृत महोत्सव। भाइयों, देश के विकास में मजदूर, किसान, सैनिक, कलाकार, चित्रकार, युवा, महिला, पुरुष, संत, महात्मा, टीचर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ऐसे सभी लोगों का इस आजाद का 75 साल से देश के विकास में योगदान है। उसी प्रकार से सिनेमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। कई फिल्मों ने उनके सॉन्ग्स के द्वारा, गाने के द्वारा आज भी हम देशभक्ति से भर देती है। संस्कार भारती ने सिनेमा के योगदान पर डिस्कशन करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिनेमा टॉकीज के नाम पर लॉन्च किया है। इसके लिए मैं सभी देश के जनता के ओर से, जो सिनी फील्ड के ओर से संस्कार भारती को बधाई देता हूं। ये सिनेमा एक ऐसा क्षेत्र है यह स्वतंत्रता संग्राम में उनके संबंधित अनसंग हीरोस है, स्टोरीज है, इवेंट्स है, इंसिडेंट्स है और उनका शानदार तरीके से वर्णन किया जा सकता है। 2014 के बाद सिनेमा जगत में भी एक बड़ा बदलाव दिखता है। वर्तमान में ऐसी कई फिल्म बना रही हैं, भारत का गौरवशाली इतिहास का अच्छे ढंग से दुनिया के सामने रख रही हैं। भारत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई फिल्मों की बनी है। लोगों ने बड़ी संख्या में उनके आज सम्मानित कर रहे, देख रही हैं और प्रोत्साहित भी कर रहे, और कई रिकॉर्ड्स भी उन फिल्मों ने, देशभक्ति के फिल्मों ने आज भारत में बना रहे। दुनिया भर में जो इंडियन डायस्पोरा है सभी ऐसा देशभक्ति फिल्मों को स्वागत कर रहे हैं। पहला जब हम भारत की जानने की बात करते हैं तो 3 C's की बात करते हैं। एक फर्स्ट C कल्चर, सेकंड C कुजिन, थर्ड C क्राफ्ट। आज फोर्थ 14 C इनमें जोड़ रही है, वो है सिनेमा। मुझे पूरा विश्वास है सिनेमा भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। हमारे सिनेमा मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, अनसंग हीरोज की प्रेरणा आज बहुत कुछ हमारे सामने ला रहे हैं। आज स्पोर्ट्स जगत में देश को योगदान किया है, उनके बारे में पिक्चर्स ला रहे। संघर्ष, जो आजाद के लिए जो संघर्ष किया है उनके बारे में पिक्चर्स ला रहे। देश के इतिहास में 75 साल में जो भी इतिहास भारत का है उसमें भी रियल स्टोरीज के आधार पर पिक्चर्स ला रहे हैं। उसी तरह आज सेमिनार और डिस्कशन के द्वारा हमारा सिनेमा प्रोड्यूसर्स को, सिनेमा जो फील्ड के सभी लोगों को, अनसंग हीरोज को, अनफोल्ड स्टोरीज को एड्रेस करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आज इस सिनी टॉकीज के नाम पर आज ये सेमिनार हो रही हैं। सिनेमा की भूमिका हमारी स्वतंत्रता संग्राम की मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जस्टिफाई कर सकते हैं। आजाद के अमृत महोत्सव में ऐसे सभी अनफोल्ड स्टोरीज को
बढ़ावा देने का जरूरत भी है। और आज सिनेमा जगत की फिल्म प्रोड्यूसर से यही अपील करता हूं, आप आने वाले अमृत काल के लिए इसी फिल्म को बनाए जो फिल्म देश की और जोड़ सकते हैं। जो फिल्म बनाइए वो भारत की गौरव का और गुणगान का कीर्ति हो। मैं ऐसा फिल्म बनाइए वो युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। आप फिल्म बनाइए हमारे महापुरुषों की योगदान को बता सकते हैं। आप फिल्म बनाइए हमारे शहीदों को बलिदान की देते जो बता सकते हैं, जो भारत के लक्ष्य और संकल्पों का पूरा करती हो। मुझे ये लगता है ऐसे फिल्म आज बनाने की आवश्यकता है और संस्कार भारती ने एक अच्छे प्रयास किया है। उसके लिए एक बार मैं हृदय से संस्कार भारती को बधाई देता हूं और आप सबको भी जो भी इस कार्यक्रम में भागीदार हो रहे वो सब लोगों को भी बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज जो भारत का सिनेमा जो सिनेमा टाकीज जो है आने वाले समय में भारत का जो इमेज है दुनिया भर में बता सके, उस शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। Thank you, sir. I now invite the Kulaguru, Mumbai University, Professor Dr. Suhas Pednekar ji to give his welcome address. नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, केंद्रीय संस्कृति विभाग राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, ख्यातनाम ज्येष्ठ अभिनेत्री पद्मश्री श्रीमती आशा पारेख जी, ख्यातनाम निर्देशक एवं अभिनेता पद्मश्री श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्था के सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी जी, संस्कार भारती के अखिल भारतीय कार्याध्यक्ष ख्यातनाम चित्रकार श्री वसुदेव कामत जी और सिने टॉकीज सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि इस संगोष्ठी के लिए उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्य, भारत भर से आए विद्यार्थी बंधु भगिनी, आप सभी का मुंबई विद्यापीठ में इस प्रांगण में मैं हर्षोल्लास से स्वागत करता हूं। As you all know, University of Mumbai is one of the premier institutes in the country, established way back in 1857. It's a long journey of 165 years. This university has produced galaxy of eminent personalities, and some of them, to name few, Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Justice Ranade, is a huge list. I am very happy to share with you that this is the only university in the country which has produced 6 Bharat Ratna, apart from many Padma awardees. And we are aware of the challenges, and we are taking care to take this legacy forward. And in fact, this is one of the largest university in the country with nearly 850 colleges associated with it, 8.5 lakh students, a long geographical jurisdiction of nearly 720 kilometers along the coastal line. And University of Mumbai has 56 departments, many centers of excellence,
many study centers, new departments being established in emerging areas. So very happy to welcome to one of the campuses. The main campus is in the fort, where it is a very heritage structure which received the UNESCO award for the structure. And we also have sub-campuses at Thane, Kalyan, Ratnagiri and Sindhudurg. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा जैसे दृक श्राव्य कला माध्यम का समाज जमन में कितना प्रभाव है। समाज में हो रहे स्थित्यंतर, अलग अलग विचारों के प्रवाहों का प्रतिबिंब सिनेमा में देखा जाता है। जहाँ तक कि भाषा के सूक्ष्म बदलाव भी सिनेमा के संवाद से हम अनुभव करते हैं। पहराव से लेकर हेयर स्टाइल का फैशन ट्रेंड सिनेमा सेट करता है। तात्पर्य यह है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि भारतीय जीवन का एक अंग बन चुका है। सिनेमा सिर्फ सृजनात्मक कला नहीं, बल्कि सृजन और तंत्र का बेजोड़ मिलाप है, ऐसा मुझे लगता है। आज भारत को दुनिया के बड़े मार्केट के रूप में देखा जाता है, उसी तरह भारत सिनेमा का भी बड़ा मार्केट है और सिनेमा निर्मित की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी भारत है। साल भर में पूरे भारत में भिन्न भिन्न भाषाओं में सैकड़ों फिल्मों का निर्माण होता है और करोड़ों लोग उसे देखते हैं। आज तंत्रज्ञान के आधार से भारतीय सिनेमा जो सिंगल स्क्रीन पे प्रदर्शित होता था, वो मल्टीप्लेक्स से होके OTT प्लेटफॉर्म तक आ चुका है। आज हर व्यक्ति एक थिएटर बना है और उसका मोबाइल उसका स्क्रीन। उसी तरह हर मोबाइल एक फिल्म मेकिंग डिवाइस भी बन चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण फिल्म विश्व प्रगति के एक नए मोड़ पर आ गया है और हमें चुनौती दे रहा है। भारत के कई नई पीढ़ी के लिए सिनेमा जगत एक नए विकल्प की तौर पे सामने आ रहा है। विद्यापीठ के नजरिए से देखें तो सिनेमा जगत की नई चुनौतियों का सामना करने की जिम्मेदारी हमें उठानी है। हमारे विद्यापीठ के एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स जैसे विभाग ने नए फिल्म मेकिंग कोर्सेस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अभ्यासक्रम हम शुरू कर रहे हैं, ताकि भविष्य में उच्च शिक्षित कलाकार एवं तंत्रज्ञ फिल्म इंडस्ट्री को प्राप्त हो। इस आश्वासन के साथ अभी सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। We know the great things don't come from the comfort zone. We also know that the future is not something we await, it is something we create. So University of Mumbai, considering the challenges we have, the opportunities we have, and especially in line with the new National Education Policy 2020, we are going to prepare our students to make them ready for all future challenges. We will be very happy to get associated with Sanskar Bharati, and Honorable Minister has just suggested me a few things. Sir, we will be very happy that University of Mumbai would like to get associated with your ministry to ensure that everything get integrated in education to prepare the next generation student who will be an all-rounded student in every respect. And we are here to extend all the limits of the possible to prepare the future generation students. The time has come where we cannot expect to be very comfortable. We need to prepare them not for the comfortable predictability of yesterday, but the realities of today and all unknown possibilities of tomorrow. Thank you very much. And I'm very sorry and I feel bad that I'll have to leave now because there is one urgent meeting at the Raj Bhavan and I got to know very late. So my apology to Minister and Asha Parekh ji, if you could allow me to leave.
I'm going to miss something, but I'll see the recorded portion later on. Thank you very much. थैंक यू सर। अब मैं श्री सच्चिदानंद जोशी जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस सेमिनार के प्रति उनकी भूमिका स्पष्ट करें। संस्कार भारती द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि के शुभारंभ समारोह में उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख आधार स्तंभ श्रद्धेय आशा पारेख जी, भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का दर्शन कराने वाले आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, अपने चित्रों के माध्यम से संपूर्ण भारतीय संस्कृति को उकेरने वाले श्रद्धेय वासुदेव कामत जी, इस सभागार में उपस्थित ऐसे तमाम मनीषी विद्वान जिनके माध्यम से, जिनके सानिध्य से हम सब ने भारतीय संस्कृति को जाना, समझा, सीखा है और सिनेमा की दृष्टि से उसे व्यापक दृष्टि प्रदान की है, व्यापकता प्रदान की है, ऐसे सभी लोग और प्यारे विद्यार्थियों, स्कॉलर्स, शोधार्थियों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का ये सौभाग्य है कि सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये संगोष्ठी करने का आयोजन संस्कृति मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने महसूस किया है कि जो दृश्य श्राव्य माध्यम है, जो ऑडियो विजुअल मीडियम है, उसकी जो प्रभावोत्पादकता है, जो उसका जो इन्फ्लुएंस है एक मानव मन पे, वो सबसे ज़्यादा होता है। संप्रेषण का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ी बहुत जो समझ है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी आपके दिमाग में 15 से 20% तक रहती है। कोई चीज़ जब हम सुनते हैं तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी आपके दिमाग में 35 से 40% तक रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी कोई रिकॉर्ड बज रहा होता है, बाहर भी कोई रिकॉर्ड बज रहा होता है और भले ही वो संगीत आपको प्रिय न हो, पर चूंकि वो आपके कानों में लगातार बज रहा होता है इसलिए आपको वो याद हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ हम देखते और सुनते दोनों हैं, यानी ऑडियो विजुअल माध्यम में जाते हैं, तो उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम से कम 60% से ज़्यादा हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब दृश्य श्राव्य माध्यमों के माध्यम से जब कोई चीज़ आपको बताई जाती है तो वो आपके दिमाग में दूर तक प्रभाव करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में जबकि सबके पास आज ऑडियो विजुअल माध्यम की एक तरह से एक्सेस है, चूँकि आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं जिसके ज़रिए आप ऑडियो विजुअल मीडियम तक पहुंच सकते हैं, तो उसमें लगातार ऑडियो विजुअल कंटेंट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आपने याद किया होगा आज से 5 साल पहले आपके पास उतने अधिक ऑडियो विजुअल मैसेजेस नहीं आते थे जितने आज आ रहे हैं। अगर आज आप फेसबुक का पेज खोलें तो आपको महसूस होगा कि आज फेसबुक पेज पर भी 50% से ज़्यादा कंटेंट ऑडियो विजुअल आपके पास उपलब्ध होता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि सब महसूस करते हैं कि ऑडियो विजुअल कंटेंट की आपके दिमाग पर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। इसलिए ये आवश्यक है और ये महत्वपूर्ण है कि हम सब भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम की महत्व को, इसकी प्रभावोत्पादकता को समझें और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। आज के दौर में विशेष रूप से सिनेमा की भारतीय दृष्टि को देखना और समझना इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि ये दौर वर्तमान में नैरेटिव्स का दौर है, एक तरह से विचारों को संप्रेषित करने का दौर है। जो जितनी तेज़ी से अपने नैरेटिव्स को फैलाता है वो उतनी तेज़ी से ही उस विषय को आपके गहरे में, मन में उतारने की चेष्टा करता है।
और इसलिए हमने देखा है कि वो तमाम ताकतें जो कहीं न कहीं भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के इस गौरवशाली इतिहास को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही हैं, वो ज़्यादातर इस ऑडियो विजुअल माध्यम का ही प्रयोग करती हैं। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के वे सभी तत्व जो कहीं न कहीं भारत की एकात्मता, भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव के प्रति चिंतित हैं और लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उन सबको एक साथ आकर बैठना और भारतीय सिनेमा ऑडियो विजुअल माध्यम के प्रति चिंता करना और ऑडियो विजुअल माध्यम के उपयोग के प्रति चिंता करना, ये उन सब का कर्तव्य, उन सब का दायित्व है। जब संस्कार भारती ने इस संपूर्ण आयोजन की परिकल्पना की थी, इसके पीछे विशेषकर यही उद्देश्य था कि सिनेमा जो विषय अब तक हमारे यहाँ मात्र मनोरंजन का माना जाता रहा है, हालांकि हम जब कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं तो इसे एड्यूटेनमेंट कहते हैं, यानी शिक्षा और मनोरंजन दोनों का माध्यम कहते हैं, लेकिन हमने महसूस किया कि पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम समझ लिया गया। सिनेमा का माध्यम से किस तरह विचार प्रचारित किया जा सकता है, किस तरह से संस्कार प्रसारित किए जा सकते हैं और किस तरह से समाज में चेतना फैलाई जा सकती है, इस पर गंभीर चिंतन और गंभीर विमर्श आयोजित करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसीलिए आज का ये आयोजन कोई फिल्म समारोह नहीं है जहां पर हम सिर्फ समारोह पूर्वक फिल्म देखकर उसका आस्वाद ले सकें, बल्कि आज ऐसे तमाम विद्वान मनीषी और साधक यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं जो यहाँ 2 दिन तक बैठकर सिनेमा के भवितव्य और सिनेमा की सकारात्मक उपस्थिति के बारे में चिंता करेंगे, मनन करेंगे। इस दृष्टि से ये आयोजन एक तरह का एक महत्वपूर्ण अकादमिक आयोजन है जो सिनेमा को लेकर गंभीर चिंतन की ओर इशारा करता है और बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर करता है। हमारा सौभाग्य है कि भारत सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संभवतः उनके परिचय में ये बात कही नहीं गई, वे बहुत प्रख्यात लोक गायक हैं और बहुत प्रसिद्ध कला साधक हैं। तो इसलिए उनकी उपस्थिति आज सिर्फ एक मंत्री की हैसियत से उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक साधक संस्कृति कर्मी की हैसियत से हमारे बीच उनकी उपस्थिति है। आज उनकी उपस्थिति हमारे लिए इसलिए भी प्रणम्य है कि उन्होंने सिर्फ भाषणों के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से संस्कृति को नहीं समझाया है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उसे जिया है और आत्मसात किया है। हमारे लिए ये भी गौरव का विषय है कि लगातार कई वर्षों तक भारतीय सिने जगत को अपनी महिमामयी उपस्थिति से आलोकित करने वाली श्रद्धेय आशा पारेख जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने अभिनय जीवन की समाप्ति के बाद अपने संपूर्ण कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान ली, बल्कि बाद में भी सिनेमा को किसी न किसी दृष्टि से कहीं न कहीं संपोषित करती रहीं, चाहे फिर वो सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा के माध्यम से हो या अन्य दायित्वों के माध्यम से हो। आज उनकी उपस्थिति यहाँ है, हम सभी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी उपस्थिति को यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं। मेरे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम सभी उन्हें चाणक्य के रूप में जानते हैं, पर चाणक्य के अलावा भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को जितने विविध ढंगों से पहचानने, समझाने का प्रयास किया है, संभवतः बहुत कम फिल्मकार करते हैं। ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में घर फूंक तमाशा कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों से वे सिर्फ भारतीय संस्कृति के प्रति चेतना जगाने के लिए घर फूंक तमाशा कर रहे हैं। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद युवा पीढ़ी को उपनिषदों की गंगा कैसे बहाई जा सकती है, इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के गौरवशाली इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी विद्वान मनीषियों के सानिध्य में सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, ये 2 दिन का सेमिनार, 2 दिन की ये जो हमारी संगोष्ठी है, ये निश्चित तौर पर किसी एक ऐसी कार्य योजना की तरफ हमें ले जाएगी जहां से आगे आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं और हम सब मिलकर इस उद्देश्य को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आगे आने वाली लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और इसलिए जितना इस देश की संस्कृति की रक्षा का दायित्व या इस देश की सीमाओं का दायित्व जितना भारतीय सेना के हाथ में है, उतना ही दायित्व भारत के उस बुद्धिजीवी समाज के भी हाथ में है, जो शायद ये सोचता है कि घर बैठकर सिर्फ अपना काम करने से उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। अब समय आ गया है जब बुद्धिजीवी समाज को घर से बाहर निकलकर समाज के सामने इस नैरेटिव की लड़ाई को खुलकर लड़ना होगा
और इसलिए आप सबके साथ की, आप सबके सानिध्य की और आप सबकी सकारात्मक उपस्थिति की बहुत बहुत आशा है, अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। I request all the dignitaries for the book release by Indira Gandhi National Center for the Arts. Please join Joshi ji for book release. ये किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा है जो श्री श्रीराम ताम्रकार जी ने बनाई थी। ये सिर्फ एक उदाहरण ये है कि एक शिक्षक जिनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने फिल्म को कैसे अपनी साधना का माध्यम बनाया और पूरे जीवन में लगातार फिल्मों पर ही उन्होंने कई सारी किताबें लिखी जो अकादमिक महत्व की हैं। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा उनकी असाधारण साधना का परिणाम है। श्रीराम ताम्रकार जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके योग्य सुपुत्र श्री समय ताम्रकार जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि वे भी मंच पर आए इस लोकार्पण के लिए। Thank you all. I now request our guest of honor, Padma Shri Asha Parekh ji, to say a few words, please. माननीय मंत्री जी मेघवाल जी, श्री किशन रेड्डी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, सच्चिदानंद जी जोशी जी, डॉक्टर सुहास पेडनेकर जी, यहाँ पर उपस्थित छात्रा वर्ग और भाइयों और बहनों, अपने देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल हम देशवासी मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर संस्कार भारती के जो कला स्वयं साहित्य की अखिल भारत संस्था है, उन्होंने सिनेमा टॉकीज़ को अपनाया है। इस सिनेमा सृष्टि से जुड़े रहने का मुझे अभिमान है और इसलिए मैं संस्कार भारती का अभिनंदन करती हूँ और इस प्रेरणा की प्रशंसक भी हूँ। अपना देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता, विविध भाषा, विविध कला एवं लोक कला से परिपूर्ण है। इन सब को आम आदमी तक पहुंचाने का काम संस्कार भारती कर रही है, परंतु सिनेमा टॉकीज़ के ज़रिए इसका यह कार्य बहुत सफल होगा, क्योंकि आम आदमी के मन पर, दिमाग पर सिने सृष्टि तुरंत छा जाती है। हमारे ज़माने में सिनेमा में मनोरंजन की ओर ज़्यादा ध्यान था। आने वाले समय में धीरे धीरे वैचारिक फिल्में बनने लगी। समाज जिन कठिनाइयों से जकड़ा हुआ था, उनका हल हमारे सिनेमाओं के ज़रिए ढूंढा गया। इसी तरह हमारे देश के कोने कोने में जो विविध
व्यवसाय संगीत, गीत, नृत्य आदि भंडार है। उसे सिनेमाओं के जरिए समाज के सामने लाना ज़रूरी है। मुझे विश्वास है संस्कार भारती और यहाँ इस मंच पर आमंत्रित सभी मान्यवर एक साथ होके इस मकसद में कामयाब होंगे। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं संस्कार भारती की आभारी हूँ। यहाँ पर आज और कल के दिन के लिए जो समारोह आयोजित किए गए हैं, उनके लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। I now invite Padma Shri Vaman Kendre ji to come on the stage for souvenir release. Shri Vaman sir is an editor of this souvenir and has put in a lot of efforts to create it. I also request all the dignitaries on the stage to do the honors. Thank you, sir. Thank you all. Now we shall felicitate our eminent advisory board members. Our first advisory board member is Shri K.V. Vijayendra Prasad ji. We have made a small AV on his work. Let's watch it. Vijayendra Prasad. Cinema. He is a screenwriter and film director par excellence. Some of his works include RRR, Marsal, Bahubali, Manikarnika, Rowdy Rathore, Thalaivi, and many more. He won the Best Story Filmfare Award for the blockbuster film Bajrangi Bhaijaan in 2016. Please welcome Shri K.V. Vijayendra Prasad ji. Shri K.V. Vijayendra Prasad. I now request Shri Prasad ji to please come on the stage, and I request Honorable Minister to felicitate him. Thank you all. Our second advisory board member is Shri Janu Barua ji.
We have made a small AV on his work. Let's watch it. Shri Janu Barua. Shri Janu Barua. Not 1, 2, or 3, but 12 national awards winner, film director, writer and producer, Padma Bhushan Janu Barua ji. Padma Bhushan Janu Barua ji. His outstanding contribution in Assamese and Hindi film industry is unparalleled. His films have focused on the trials and tribulations of individuals in various walks of life. Please welcome Padma Bhushan Shri Janu Barua. Shri Janu Barua. Thank you, sir. हमारे तीसरे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है विक्टर बैनर्जी जी. Unfortunately, he could not make it today, but he has sent his regards. So let's watch it. अश्विन महामंत्री जी, Shri Victor Banerjee, a Padma Bhushan awardee, a national award winner, and a fantastic actor who has acted in English, Hindi, Bengali, and Assamese films while working with globally acclaimed directors like Roman Polanski, James Ivory, Sir David Lean, Jerry London, Satyajit Ray, and Mrinal Sen. Please welcome Padma Bhushan Victor Banerjee. Our fourth advisory board member is Padma Shri Vaman Kendre ji. Vaman ji is a famous Indian theatre director and academician. Vaman ji has more than 30 years of teaching experience and has conducted more than 250 workshops on varying aspects of theatre in India and abroad. He served as the director of National School of Drama, NSD, New Delhi from 2013 to 2018. He has held several important positions in various advisory committees and governing councils, including the NCPA, NSD, Rajya Marathi Vikas Samstha, Rajasthan and Mumbai University, and the Society of Governing Council of Satyajit Ray Film and Television Institute, and many more. He has adapted Sanskrit play Madhyam Vyayoga in 3 different languages, English, Hindi, and Marathi. Other notable productions include Zulwa, Nati Goti, Gadhe Ki Barat, Char Divas Prematse. He has been honored with the Sangeet Natak Akademi Award for his contribution in Indian theatre and has also received the prestigious Padma Shri Award 2019. I now request Shri Kendre ji to please come on stage, and I request Honorable Minister to felicitate Kendre ji.
Thank you, sir. Thank you all. I now request our keynote speaker, Padma Shri Chandra Prakash Dwivedi ji, to please come and enlighten us with his speech. हाँ जी. हथियार खोल लूं मैं पहले अपना। आदरणीय मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल जी, हम सबकी प्रिय आशा पारेख जी, मेरे कई मालिक यहाँ बैठे हैं मंच पर, एक हैं सच्चिदानंद जोशी और दूसरे कामत जी, और दर्शकों में भी मेरे कई मालिक बैठे हैं। जोशी जी, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं आप? सामने विजेंद्र जी, फिर जानू बरुआ जी, वहाँ अभिषेक, यहाँ विपुल, ये सब मेरे साथी हैं और इन साथियों के सामने मुझे बोलना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा स्थिति तब खराब होती है जब मेरे साथ काम करने वाले मेरे असिस्टेंट भी दर्शकों में होते हैं। मुझे अभिषेक ने इशारा किया कि फिल्म लंबी न होने देना, फिल्म को छोटी करना, तो मैं पूरे वक्तव्य को बहुत छोटा करता हूँ, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा, क्योंकि हम 2 दिन इस पर बात करने वाले हैं, इसलिए मेरा इस पर बात करना, लंबी बात करना आज जरूरी नहीं है। साथियों, एक बड़ी विचित्र बात है कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और हमारे राष्ट्रपिता बापू से जाकर किसी ने कहा कि बापू, कैसा हो अगर हम आजादी के आंदोलन को फिल्म से जोड़ें, क्यों नहीं हम फिल्मों का उपयोग आजादी के आंदोलन के लिए करें? तो हमारे बापू ने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। उनके शब्द मुझे याद नहीं है, पर जो उनका आशय था कि फिल्म वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभिषेक, ये हम फिल्म वालों का चरित्र है, ये हम लोगों ने हासिल किया है कि फिल्म वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस संदर्भ में ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक लंबी चिट्ठी बापू को लिखी थी कि बापू, जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है उसकी आलोचना आपने क्यों की? यदि आप इसका समर्थन करें तो शायद आजादी के आंदोलन को गति मिले। प्रस्ताविक में उसके बारे में बात आ चुकी है, डॉक्टर जोशी ने भी उसके बारे में कहा, और हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि भाई, विचार के किसी भी चरागाह में चरो। नैरेटिव की बात जोशी जी कर रहे थे कि किसी भी विचार के चरागाह में चरो, लेकिन गाय की तरह गले में रस्सी इतनी लंबी बांधो कि जब खूंटे पे वापस आना हो तो उसे ढूंढने में तकलीफ ना हो। वो खूंटा हमारी जड़ें हैं। इसलिए जब भी सिनेमा की बात होती है, मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि सिनेमा की जरूरत क्यों है। ये नया माध्यम है, 100 साल से लगभग थोड़ा समय से ऊपर हुआ है। तो क्या इसके पहले सिनेमा नहीं था? क्या इसके पहले दृश्य श्राव्य माध्यम नहीं था? था, सभी जानते हैं। नाट्य ये दृश्य श्राव्य माध्यम है। अब उस नाट्य को हम लोग किसी सेलुलॉइड पर, किसी डिजिटल माध्यम पर रिकॉर्ड करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। अब मैं आपको उस समय ले जाता हूं जिस समय सृष्टि में ब्रह्मा थे, इंद्र थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, और अचानक एक दिन इंद्र को लगा कि मुझे एक नाट्य की जरूरत है।
तो उस नाट्य की जरूरत क्या है, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पहले प्रकरण में है। चूंकि इस पर मैंने एक नाटक लिखा था, इसलिए मैं सीधे इसी से पढ़ता हूं ताकि समझने में आसानी होगी और समय भी बचेगा। भरत मुनि अपने शिष्यों के साथ, जिनको हम पुत्र कहते हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं और आत्रेय ऋषि भरत मुनि से पूछते हैं कि भगवान, आपने जिस वेद तुल्य नाट्य वेद का निर्माण किया है वह क्यों और किसके लिए लिखा गया, उसके कितने अंग हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो किस समय लिखा गया, उसका उत्तर देखिए। भरत क्या कहते हैं, मुनिगण, अति प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के मनवंतर में सत्य युग बीत चुका था और वैवस्वत मनु का त्रेता युग प्रारंभ हो चुका था। उस समय ग्राम्य धर्म यानी इंद्रिय लोलुपता, मुझे लगता है अधिकतर लोगों को इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है कि इंद्रिय लोलुपता क्या है। काम, डिजायर फॉर प्लेजर, सभी सुख पाने की अभिलाषा, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध आदि बढ़ जाने के कारण प्रजा को सुखी और दुखी होता देख इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? पितामह, हम मनोरंजन, मनोविनोद का एक साधन चाहते हैं जो देखने और सुनने योग्य हो। तो नाट्य का आविष्कार, जिसको हम एसेंशियली कहते हैं, वो मनोरंजन के लिए हुआ है। कठिन होने के कारण वेद सभी को सुनाना संभव नहीं है, इसलिए आप सभी वर्णों के लिए 5वें वेद की रचना करिए। खैर, प्रजापति ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा धर्म और अर्थ को प्राप्त कराने वाले, धर्म और अर्थ, जब भी सिनेमा वाले कोई सिनेमा बनाते हैं, हमारे समाज के अधिकतर लोग इस बात को लेकर पत्थर मारने शुरू कर देते हैं कि ये तो कमर्शियल है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। नाट्यवेद का सिद्धांत यही है कि धर्म और अर्थ को प्राप्त कराने वाला, अर्थ उपार्जन होना चाहिए, यश देने वाले, कीर्ति बढ़े, सही पथ दिखाने वाले नाट्य नामक 5वें वेद की इतिहास सहित रचना की। प्रजापति ने नाट्य के संवाद ऋग्वेद से, गीत सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से और रसों को अथर्ववेद से लिया। तो ये पहला नाटक इस तरह से जो लिखा गया, मैं संक्षेप में कहता हूं, देवासुर संग्राम। और जितने नाटक करते हैं हमारे केंद्रीय जी जानते हैं कि जिसके पहले हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके पहले हम एक ग्रैंड रिहर्सल करते हैं, देखते हैं कि हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई। तो वैसे ही अपने 100 पुत्रों के साथ भरत ने इस प्रकार की एक ग्रैंड रिहर्सल ब्रह्मा जी के सामने की और ब्रह्मा जी उसको देखकर उदास हो गए, दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? ब्रह्मा जी को लगा इस नाटक में रस नहीं है। इस नाटक में रस क्यों नहीं है? क्योंकि वह नाटक स्त्री विरहित था। उस नाटक में एक भी स्त्री नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने पहली बार 24 अप्सराओं को भरत मुनि को दिया और कहा कि इन 24 अप्सराओं को, इन 24 अभिनेत्रियों को लेकर फिर से नाटक करो। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री अभिनेत्री के बिना नाटक नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में जो शुरू के नाटक किए थे वो स्त्री विरहित ही नाटक किए थे, इसलिए कि मैं मेडिकल कॉलेज में था, वहां किसी को अभिनेता नहीं बनना था, तो उसकी सजा भी मैंने काटी कि रस उत्पन्न नहीं होता था। तो मुझे व्यक्तिगत पुरस्कार तो मिलते थे पर पूरे नाटक के नहीं। और मजेदार बात यह है कि भरत मुनि ने कहा कि अब देवताओं से इसका मंचन करवाओ। और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साथियों को आश्चर्य होगा कि देवताओं ने कहा एक्टिंग हमारे बस का नहीं है, हम एक्टिंग नहीं कर सकते।
तो भरत ने अपने पुत्र, जिनको हम अभिनेता के तौर पर जानते हैं, उनको लेकर नाट्य कराया। मैं आगे चलता हूं कि किस प्रकार उन 24 अप्सराओं ने इस नाट्य में गाने के लिए नारद और गंधर्व भी आए। यह नाटक इंद्रध्वज उत्सव होता है, उस दिन पहली बार प्रस्तुत हुआ। और जोशी जी, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि जो सिनेमा पर अक्सर आरोप होता है कि सिनेमा एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है, सिनेमा और नाट्य भी उस समय एसेंशियली एक कमर्शियल एक्टिविटी थी, लेकिन उस नाट्य की फंडिंग कहां से आई थी? किसने किया था उस नाट्य को फंड? उस नाट्य को फंड इंद्र ने किया था। अर्जुन जी, मेरी बात को ध्यान से सुने और ये मेरा संदेश। अब देवासुर नाम का नाटक हुआ। विपुल शायद नहीं है, अभिषेक, हम सब पर ये आरोप होता है कि हिंदी फिल्म वाले कमर्शियल बना रहे हैं, मसाला भी बना रहे हैं, मसाला परोस रहे हैं फिल्म में। ये नाच गाना दिखाते हैं, ये आइटम सॉन्ग दिखाते हैं, ये अभूतपूर्व कर्तव्य दिखाते हैं जिसकी जीवन से सच्चाई नहीं है, इसलिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन वामन जी को मेरी बात समझ में आ गई कि देवताओं को आनंदित करने वाली नांदी गा, उस पहले नाटक में गीत थे। भरत मुनि ने मार काट, उसमें बहुत सारा एक्शन था पहले नाटक में, और युद्ध के आवाहन से भरपूर नाट्य प्रयोग किया। पृथ्वीराज थोड़े दिनों में आने वाली है और अभी आई नहीं है, उसके पहले ही जो उस समय के और इस समय के हमारे विरोधी हैं, उन लोगों ने शुरू कर दिया कि यह मसाला है, ये मसाला है, ये मसाला है। भाई मसाला होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भरत मुनि कह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना जनता तक आप अपनी बात नहीं ले जा पाएंगे। खैर, कहानी को छोटा कर देता हूं। जैसे ही पहला नाट्य प्रयोग हुआ, समाज में का एक वर्ग था जिसको लगा कि इसमें हमारा जो निरूपण है वो ठीक नहीं किया गया है, हमारे पूर्वजों का इसमें अपमान हो रहा है। देवताओं और दानवों की कथा थी, तो दानवों को ऐसा लगा कि इसमें हमारे पूर्वजों का, हमारे इतिहास को ठीक से नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए उस समय उनका जो नायक था विरूपाक्ष, उसने नाट्य को रोकने की कोशिश की। जैसे आज थिएटर में सिनेमा को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाता है, अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो हम पत्थर मारेंगे, हम आग लगाएंगे, हम थिएटर के कांच तोड़ देंगे। उसी तरह से विरूपाक्ष ने किया और वो नाट्य प्रयोग हुआ, और यहाँ तक हुआ कि भरत मुनि को मारने की कोशिश भी की गई। भरत मुनि बच गए। तो वामन जी इतने सालों में बचे हैं, आने वाले दिनों में हम लोगों की परीक्षा है कि हम कब तक बचे रहते हैं। इंद्र ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी को जाके कि ब्रह्मा जी इनको समझाइए, आपने लिखा है फिर भी इसको ये लोग चुनौती दे रहे हैं। तो इंद्र ने एक प्रस्ताव रखा कि साम दाम दंड भेद, पहले तो मैं इनको समझाना चाहता हूं, बाद में जो इंद्र कहते हैं वो बहुत महत्व का है। अगर ये चाहते हैं तो मैं इनको पैसा देने के लिए भी तैयार हूं, दान। मेरा विरोध मत करो, मेरा नाटक होने दो। अगर आपको किसी प्रकार की रिश्वत चाहिए तो वो रिश्वत देने के लिए भी तैयार हूं, और इससे भी नहीं मानते हैं तो मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूं, और फिर भी ये नहीं मानते हैं तो मैं इनको 2 घटकों में बंटवा दूंगा, इनमें भेद उत्पन्न करूंगा और इनको पराजित करूंगा। तो आप जरा हमारे वर्तमान की स्थितियों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा, एक संगठन से कई संगठन और कई संगठनों से संगठनों की संख्या बढ़ती जाती है और हर दिन वो विरोध बढ़ता जाता है। खैर, कहानी फिर ये है कि जो खुले में नाटक होता था, इन उपद्रवियों से बचने के लिए, इन विघ्नकर्ताओं से बचने के लिए बाद में थिएटर बना। थिएटर की रचना इस प्रकार से होती है। अब जिस बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्या है नाट्य, क्या है सिनेमा, क्यों वो बनता है, क्यों वो बनना चाहिए।
विरूपाक्ष को ब्रह्मा जी ने बुलाया। विरूपाक्ष आया। विरूपाक्ष कहता है, कहिए पितामह आपने मुझे कैसे याद किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, विरूपाक्ष तुम और तुम्हारे साथी नाट्य का नाश करने पर क्यों तुले हुए हैं? तुम और तुम्हारे साथी सिनेमा का नाश करने पर क्यों तुले हुए हो? विरूपाक्ष क्या कहता है उसको सिनेमा के संदर्भ में आज और नाट्य के संदर्भ में आप सुनिएगा। पितामह आपने देवताओं की इच्छा अनुसार सबसे पहले जिस नाट्यवेद महागाथा की रचना की, उसमें आपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारा निरादर ही किया, हमारा अपमान किया। आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए जैसे देवता वैसे ही दानव है। भाइयों में आपने भेद कैसे किया? मैंने अपने फिल्म का नाम रखा पृथ्वीराज। फिल्म जिसके पहले प्रारंभ नहीं हुई, उसके पहले उस पर आपत्ति हुई कि इस फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी ने कहा इसका नाम चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। फिर तीसरी नोटिस आई कि इसका नाम धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया है कि दिल्ली में एक सड़क का नाम भी पृथ्वीराज रोड है। आज तक उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, और मैं मानता हूं आपका संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार की बातों को लेकर हमारा समाज इस प्रकार के संघर्ष में उलझा हुआ है, और वो ये भूल जाता है कि नाट्य की जरूरत क्यों है। तो उसका उत्तर देने के लिए जो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, विरूपाक्ष तुम नाहक ही नाराज हो रहे हो, छोड़ दो यह विषाद। मैंने जो गाथा लिखी है वह तुम्हारे और देवों के अच्छे बुरे कर्मों को बताने वाली इतिहास की ही गाथा है। एक हमेशा आरोप होता है कि इतिहास का डिस्टॉर्शन हो रहा है, इतिहास का डिस्टॉर्शन हो रहा है। पर सवाल यह है कि क्या इतिहास में एक मत है? इतिहास कई बार बनता ही इसलिए कि बहुत सारे विभिन्न और अलग अलग मत हैं। और सही इतिहास क्या है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक फिल्म मेकर की कैसे हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि विकृत इतिहास को दिखाइए, लेकिन किसी भी फिल्म का पर्याय जो आपको पसंद न हो, हिंसा नहीं हो सकती। रचना का प्रति उत्तर सिर्फ एक दूसरी अच्छी रचना हो सकती है। इसमें सिर्फ तुम्हारे या देवताओं के ही चरित्र की नहीं, तीनों लोकों के चरित्र हैं। अब की जो पंक्तियां हैं ब्रह्मा जी की, वो बड़ी महत्व की हैं। इसमें कहीं धर्म है, कहीं क्रीड़ा है, कहीं राजनीति, कहीं अर्थनीति, कहीं श्रम, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं काम। काम, डिजायर फॉर प्लेजर, हम जब आइटम सॉन्ग की बात करते हैं तो उसके पीछे का फिल्म मेकर का एक उद्देश्य ये भी होता है कि काम के रस को भी सिनेमा में उत्पन्न किया जाना चाहिए। तो कहीं वध है, धर्म पर चलने वालों के लिए इसमें धर्म है, काम में रुचि रखने वालों के लिए इसमें सौंदर्य, श्रृंगार और काम भी है। यानी कोई भी नाट्य काम के बिना अधूरा रह सकता है, इसलिए उसकी भी स्वीकृति दी हुई है। अनीति पर चलने वालों के लिए इसमें दंड व्यवस्था और मद और अहंकार में डूबे हुए आदमियों को ठीक करने का रास्ता भी है। यह नाट्य नपुंसकों में धृष्टता या दुस्साहस और वीरों का उत्साह बढ़ाने वाला है। अबोध लोगों को यह विशेष ज्ञान देने वाला और विद्वानों के ज्ञान को बढ़ाने वाला है। ऐश्वर्यशाली धनियों के लिए यह विलास, नाट्य विलास का भी माध्यम है, सिनेमा विलास का भी माध्यम है। दुख से परेशान लोगों के लिए स्थिरता और परेशान लोगों को धीरज देने वाला है।
यह नाट्य दुख से, थकावट से, शोक से विश्राम देने वाला होगा। जो नाट्य में न मिले ऐसा न कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग, न कोई कार्य ही हो सकता है। विरूपाक्ष, यह संसार सुख और दुख ही है तो है जो नाट्य में दिखाई देता है। इसलिए तुम लोगों के मनोविनोद और मनोरंजन के साधन को नष्ट मत करो। मैं तुम्हें और दानवों को शांति पूर्वक नाट्य देखने का महेंद्र की ओर से, महेंद्र यानी इंद्र की ओर से आमंत्रण देता हूं। क्यों नाट्य सिनेमा होना चाहिए, ये ब्रह्मा ने इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। आगे की जो लंबी कथा है कि बाद में अभिनेताओं ने किस प्रकार से ऋषियों का, थिंकर्स का, विचार करने वालों का अपने नाटकों में उपहास करना प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उनको श्राप दिया गया, कैसे नाट्य स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, ये नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय है। इसलिए अगले आज और कल के सत्र में जो आप इस पे चर्चा करेंगे, मुझे लगता है इन सारे बिंदुओं को आप छूइएगा। बॉलीवुड शब्द एक लोगों ने गढ़ लिया है, ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदी सिनेमा के बारे में सोचते हैं। भारतीय सिनेमा यानी हिंदी सिनेमा नहीं है। भारतीय सिनेमा यानी भारत की हर भाषा में, चाहे वो असमिया में हो, मलयालम में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, गुजराती में हो, वो सब भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि हैं। हमारे सामने विजेंद्र जी बैठे हैं। मैं तो उनको धन्यवाद देने वाला हूं कि विजेंद्र जी, मैं पिछले 14 साल से बेकार था और एक बाहुबली आई तो मुझे एक पृथ्वीराज का अवसर मिला। लोगों को विश्वास हुआ कि भारत के इतिहास में लोगों की रुचि है। मैं तो धन्यवाद देता हूं संजय लीला भंसाली को, जो अभी तक अपने उस संकल्प पर अड़े हुए हैं कि मैं भारत के इतिहास को लेकर आऊंगा। उनका समय समय पर विरोध होता है और वो विरोध कैसा रहा है ये आपने देखा है। मैं धन्यवाद देता हूं एक राजा मौली को कि जिन्होंने अपनी कथाओं में भारत को, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के उन बिंदुओं को वापस लाया, उन बिंबों को वापस लाया जिसको लेकर वे इतना प्रसिद्ध और लोकभोग्य, लोगों ने उनको स्वीकार किया। और हम सभी जानते हैं कि विजेंद्र जी इन दिनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में यही चर्चा हो रही है कि कैसी फिल्म बनाएं, कैसी फिल्म बनाएं कि हम सफल हो। मुझे लगता है उसका उत्तर राजा मौली जी ने दे दिया है, श्रीमान राजा मौली जी ने, कि ऐसी फिल्म जिसमें भारत हो। भारत होगा तो आपकी फिल्म स्वीकार्य होगी। मेरा साथी यहाँ अभिषेक बैठा है, राम सेतु पर यह फिल्म बना रहा है। जब पहली बार श्री अक्षय कुमार के पास ये गए और हम लोगों की बात हुई तो इस देश में राम सेतु पर बनाने की कल्पना हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यूपीए सरकार ने 2007 में एक एफिडेविट के माध्यम के द्वारा अदालत में ये पिटिशन फाइल किया था कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है, उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। वही राम जन्मभूमि के मामले में हुआ कि राम के जन्म का सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये देश लगभग 500 साल तक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा, उसका परिणाम हम सबने जाना है। मेरा ये मानना है कि सारी फिल्में ऐतिहासिक नहीं हो सकती, लेकिन सारी फिल्में सामाजिक तो हो सकती हैं। गैर सामाजिक तो फिल्में कम से कम न हो। मनोरंजन हो, मनोरंजन का आधार होना चाहिए, परंतु मनोरंजन की पृष्ठभूमि में भरत मुनि या इस देश की क्या आशा है, क्या अपेक्षा है, यदि वो हमारे ध्यान में रहेगा तो मुझे लगता है हम लोग सफल फिल्में बनाएंगे। आप सबको आने वाले 2 दिनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम उन्हें सुनेंगे जिनका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अपने ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मेघवाल जी।
दाक्षिण्य दृष्टि और भारतीय दृष्टि पर आधारित ये सेमिनार और इस सेमिनार के लिए सजा हुआ मंच को सुशोभित कर रहे हैं श्रद्धेय पद्मश्री आशा पारेख जी। अभी ये कीनोट तो जोरदार ही था ना, हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। मेरे कीनोट के बाद भाषण चेंज हो रहा है जी, ध्यान रखना। पहले मुझे ध्यान नहीं था कि ये कीनोट आपका आएगा पहले मेरे से, तो मैं कुछ और लिख के लाया था, भाषण चेंज होगा। हमारे वीसी साहब तो खैर अभी गए हैं राजभवन, अरुण जी, वासुदेव कामत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कार भारती के, अभिजीत गोखले जी संगठन मंत्री संस्कार भारती, नरेंद्र जी, अरुण जी, मधुर जी, नीतीश जी, हमारे वामन केंद्रे जी, राजदत्ता जी और सबसे प्रमुख आदरणीय भाई साहब रामलाल जी, हमारे सुनील अंबेकर जी, सबको प्रणाम करता हुआ मैं चलता हूँ, नाट्यशाला से शुरू करता हूँ। आपके कीनोट पे आ गया हूं मैं, और सच्चिदानंद जी के लोक क्या कहा था आपने मुझे, गायक, उस पे आ गया हूं। तो थोड़ा विषय वही है। आप काफी समय से बैठे हैं। देखिए, विवेकानंद जी का बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं वो बड़े महापुरुष थे। लेकिन एक खेतड़ी में नाटक होता है और उसमें वो सम्मिलित होने से मना कर देते हैं कि यहां तो एक महिला और वो भी नर्तकी और वो भी नाट्यशाला कोई चला रही है, उसमें है, और वो भजन गाने आ रही है, राजा अजीत सिंह, मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं होगा। वो जगह बहुत ऐतिहासिक है। और राजा अजीत सिंह जी कहते हैं कि स्वामी जी क्या कर रहे हो आप? वो कई दिनों से कह रही है कि मुझे स्वामी जी को भजन सुनाना है। नहीं, ये नाट्यशाला में काम करने वाली है, जो महात्मा गांधी ने सोचा था। ऐसा कोई सोच समाज में रहा होगा, लेकिन मानी नहीं। उसका नाम भी लोग भूल गए, लेकिन मैं याद रखता हूं और मैं कहता भी हूं। उसका नाम है मैनाबाई। उसके नाम से अब तो एक बहुत बड़ी इमारत है, भवन बना हुआ है खेतड़ी में, राजस्थान में। लेकिन जैसे ही स्वामी जी और गार्डन में बैठे हैं राजा अजीत सिंह जी, उस सभा में पहुंचते हैं जिस सभा में मनोरंजन होना था, मनोरंजन, वो जो आपने शब्द यूज किया। अब उसमें आप इंद्र और सब लाए थे ब्रह्मा, मैं वो नहीं ला रहा हूं, मैं अभी विवेकानंद जी और मैनाबाई को ला रहा हूं। और उसके बाद स्वामी जी चले गए ऊपर, सीढ़ियां चढ़ रहे थे और राजा बैठ गए, माने नहीं। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तो वो जो महिला है मैनाबाई, वो आवाज देती है स्वामी जी को। ये महत्वपूर्ण आवाज है जो आपको, मुझे तो लगता कभी मैनाबाई पे फिल्म बनानी चाहिए। उसको मार्जिनल सोसाइटी का अंग बना दिया। वो आवाज क्या देती है? वो आवाज देती है, हर नर में नारायण देखने वाले हे नाथ, क्या मैं नर नहीं हूं? या आपकी दृष्टि में नर और नारी में भेद है? और अगर भेद नहीं है तो मेरे अंदर बैठा नारायण आपको दिखता क्यों नहीं है? और उसके बाद वो भजन आता है। गा के सुनाना है क्या साहब? है? उसके बाद वो भजन आता है। उस भजन से विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं पूरा ही चेंज हो गया। लिखते भी हैं,
जगमोहन लाल मुंशी जो उनका राजा अजीत सिंह जी का मुंशी था, उसने भी बहुत वर्णन किया है। ओंकारनाथ सक्सेना जिसने राजस्थान के साथ स्वामी विवेकानंद के संस्मरण, उसमें भी इसका पूरा वर्णन है। और भजन क्या है? वो नर्तकी है, वो नाट्यशाला में काम करने वाली महिला है। उसके बारे में हे दृष्टि समाज उस समय देखता था, आज भी देखता है, जिसकी पीड़ा हमारे डॉक्टर साहब प्रकट कर रहे थे। ये पीड़ा ही तो है। तो वो खड़ी होती है, जो भी उसमें रूप आया होगा, ईश्वर का जो भी अंश आया होगा, वो मानती नहीं है और वो खड़ी होती है, बोलती है, चैलेंज करती है। स्वामी जी पीछे मुड़ के देखते हैं। मैं वो सीढ़ियां देख के आया हूं, 3-4 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं ऊपर, साधना कक्ष में जा रहे होते हैं, पीछे मुड़ते हैं कि ये कौन आवाज दे रहा है, ऐसी आवाज कौन दे रहा है? ह्यूमन बीइंग तो है ये क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग है तो इसमें भी नारायण है। और वो उस सोच में आ जाते हैं और उस सोच के साथ वो भजन आता है। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। क्यों? एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी की परो, हो प्रभु जी एक घर बधी की परो। सो दुविधा पा रस नहीं जानत। ये ड्रामा है भाई साहब, और वो ड्रामा उसने किया इसी दिशा में थी। हमारे प्रधानमंत्री जी उस जगह को देख के आए, ऐसे ही थी वो। सो दुविधा पा रस नहीं जानत, कंचन कर तिखरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कहते हैं कि उस सभा में 2 ही आदमी रो रहे थे। एक स्वामी विवेकानंद, आंसू आ गए थे। लोग कहते हैं कि इतने आंसू आए कि कल्पना से बाहर, ऐसा जिक्र है। और एक वो नर्तकी रो रही थी, मैनाबाई। और कोई नहीं रो रहा था। दरबार था बड़ा, मनोरंजन के लिए आए थे, 250 लोग थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, लेकिन 2 ही रो रहे थे। 2, मैनाबाई और स्वामी विवेकानंद। और जैसे ही भजन पूरा होता है, स्वामी जी मैनाबाई के पास जाते हैं और कहता है, माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती है, ह्यूमन बीइंग तो तुम हो, पर मेरे को क्यों सिखाया कि महिलाओं के दर्शन करना ठीक नहीं है, मेरे से इतनी बड़ी भूल हुई। और वही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जब वहां शिकागो जाते हैं और अमेरिकन को बहन और भाई कहते हैं, उसमें मैनाबाई पीछे थी। भाई साहब ये ध्यान रखना। ये भारतीय दृष्टि का फिल्म बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे डॉक्टर साहब? इसकी बनानी चाहिए ना फिल्म मैनाबाई पे, जिसमें विवेकानंद भी आ जाएंगे, भारत आ जाएगा पूरा, भारत पूरा आ जाएगा। अब मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं। आज 13 मई है डॉक्टर साहब। 13 मई 1952 को पहली बार इस देश में चुनी हुई सरकार का सत्र हुआ था, संसद बैठी थी। आज दिन महत्वपूर्ण है, ये आपने जानबूझ के चुना है कितने ऐसा। 13 मई 1952 पहला सत्र चला, महत्वपूर्ण सत्र था। उस सत्र में चर्चा क्या होती है कि जो पहला हमारा आम चुनाव हुआ था उसमें कम लोगों ने मतदान किया, इस मतदान को कैसे बढ़ाएं। तो कुछ लोगों ने चर्चा की कि जो सिनेमा हॉल है, या फिर सिनेमा आ गया भाई साहब, पहले दिन ही आ गया संसद में सिनेमा। आप कैसे, ऐसा नहीं है कि सिनेमा नहीं आया, पहले दिन ही संसद में सिनेमा आ गया कि ये जो सिनेमा हॉल है इसमें जो इंटरवल होते हैं, हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पहले, उन्होंने कहा उसमें अगर हम ऐड देंगे
तो लोग मतदान करना भी सीख जाएंगे और मतदान की महत्ता क्या ये भी सीख जाएंगे। नहीं तो वेस्टर्न अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था कि भारत में मतदान प्रतिशत ये रहा है, इससे लोकतंत्र शायद सुरक्षित नहीं रहेगा, ये लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन 52 और 57 के बीच में इस सिनेमाओं ने, सिनेमा घरों ने जो इंटरवल होता था उसमें जो सीखा, उसके बाद 57 में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, वही वेस्टर्न वर्ल्ड वापस लिखने लग गया भारत में लोकतंत्र मजबूत है। तो सिनेमा का तो योगदान है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। आज दिन भी महत्वपूर्ण है, आज दिन भी महत्वपूर्ण है। अब 2 घटनाएं और जिक्र करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। वैसे तो कई चीजें लाया था। किस्मत में कवि प्रदीप, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये आजादी का आंदोलन नहीं था क्या? सिनेमा का योगदान नहीं है ये, जो अंग्रेजों को दूर हटने के लिए कह रहे हैं? इसी से जुड़ा हुआ, इसी प्रेरणा से जुड़ा हुआ एक आदिवासी अंचल में एक गांव है मानगढ़, वहां एक पहाड़ी है, अब उसको मानगढ़ धाम कह दिया। वहां एक गोविंद गुरु नाम के उनके नेता हुए, नेतृत्व किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब्जेक्ट दे रहा हूं फिल्म के लिए, ये फिल्म के लिए दे रहा हूं जी सब्जेक्ट। अब वहां उन्होंने आंदोलन किया कि नहीं, हम आदिवासी तो हैं लेकिन हम तिलक लगाएंगे, हम यज्ञ करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती से थोड़े प्रभावित हुए, माला पहनेंगे। तो वहां के चाहे रियासती लोग थे वो भी पसंद नहीं कर रहे थे गोविंद गुरु को, और अंग्रेज तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा इसको हटाओ भाई, ये कन्वर्जन और नहीं होने दे रहा, ये क्या तिलक लगाने के लिए कह रहा आदिवासियों को, ये तो सब प्रकृति पूजेगा। उस समय भी विषय था। तो गोविंद गुरु कहता सूरज को अगर हम पूछते हैं तो भारत को ही पूछते हैं, चंद्रमा को अगर हम पूछते हैं तो भारत को ही पूछते हैं। ये भारत अगेन, उसमें भारत आ रहा है। भारत दर्शन जैसी फिल्म होनी चाहिए। अब हुआ क्या, वहां 1 महीना तक पहाड़ी पे बैठे रहे। राजाओं ने भी उस समय, डूंगरपुर रियासत का वो हिस्सा था, अभी बांसवाड़ा में है। भाई साहब तो गए में है, रामलाल जी तो, सुनील जी आप भी गए होंगे उस जगह को। बहुत पवित्र भूमि है। वनवासी कल्याण परिषद बहुत बड़ा काम कर रही है, और महेश जी शर्मा जो झाबुआ में रहते हैं, उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। अभी मैं जाके भी आया। अब हुआ क्या, महीना भर तक रियासत और अंग्रेजों से झगड़ते रहे। बोला हम मार देंगे, हट जाओ। बोला नहीं, हमारी ये गोविंद गुरु की धुनी है, इसमें जो हमारे तीर तप रहे हैं ये तुम्हारे तोपों से भी महत्वपूर्ण है। धुनी तपे तीर, तीर जो भील लगाते थे ना, वो गोविंद गुरु ने कहा हमारी धुनी में तपा लो, उसके बाद वो पवित्र हो जाएंगे, और उसके बाद अंग्रेजों पे चलाना। आप नहीं मरोगे, और मरोगे तो अमर हो जाओगे। हटे नहीं भाई साहब, कोई जगह ही नहीं थी वहां जाने की। ऊपर बैठ गए पहाड़ी पे, दूसरी पहाड़ी पे अंग्रेज थे। 1 महीना तक डटे रहे भील, 1 महीना। लास्ट में माघ की पूर्णिमा का दिन था, 17 नवंबर 1913। जलियांवाला बाग बाद में होता है। 17 नवंबर 1913, एक ही दिन में 1500 भील शहीद हो गए उस पहाड़ी पे। कितने? 1500 भील शहीद हो गए। सुबह हाहाकार मच गई। गोविंद गुरु को भी गोली लगी लेकिन बच गए। अब वहां गोविंद गुरु क्या कहते हैं, ये फिल्म का विषय है साहब, और बनानी चाहिए किसी को। क्या कहते हैं, महिलाएं आई, लोग आए, बोला आपने इतने लोगों को मरवा दिया। सूरज उग रहा था। गोविंद गुरु कहते हैं कि तुम देश के लिए मरे हो। ये जगह खाली हुई है, ये प्रकृति भरेगी। सूरज देख रहे हो, ये फसलें जो लहला रही इसको देख रहे हो। तुम्हारे पशु हैं, ये पशु इन फसलों को खाएंगे, फिर तुम्हें दूध देंगे, फिर तुम दही बनाना, फिर तुम आगे बढ़ना। लेकिन ये जो 1500 लोगों का बलिदान हुआ है, इसमें अंग्रेजी राज्य की चूल्हे हिल गई है। लोग माने नहीं भी, अंग्रेजी राज्य तो कभी अस्त नहीं हो रहा था, चूल्हे कैसी हिल गई। वो तपस्वी था गोविंद गुरु, तपस्वी। 1913 17 नवंबर, और 1914 में जब फर्स्ट वार शुरू होता है तो गोविंद गुरु ने उसी पहाड़ी पे जाके कहा
कि बिस्मार्क ने आज अंग्रेजों को चैलेंज किया है, और आने वाले समय में 100 साल तक जब आपको लगेगा अंग्रेज हिल जाएंगे, हिल रहे हैं ना भाई साहब, हिल रहे हैं कि हम यूरोपियन कम्युनिटी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यूरोपियन यूनियन में रहेंगे कि नहीं, बहुत हिल रहे हैं जी। 1913 17 नवंबर 1913 घोषणा करता है गोविंद गुरु उस पहाड़ी पे कि हिलेंगे, इनकी सत्ता भी हिलेंगे, अंग्रेज हिलेंगे, और 14 में फर्स्ट वार शुरू हो जाता है जी। चैलेंज था बहुत बड़ा, वी आर द सुपीरियर रेस, बिस्मार्क कहता है, अंग्रेजों को चैलेंज करता है। ऐसे बलिदानी पुरुषों का बलिदान ये देश के लिए था, ये देश के लिए था। दूसरा एक और उदाहरण देकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा। कानपुर में एक विठुर जगह थी, विठुर में विषय यही 1857, हम 1857 से लेकर के 1947 तक का समय तो याद कर रहे हैं, लेकिन ये अनसंग हीरोज हैं जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनको याद करने का समय। जैसे अभी हमारे जी किशन रेड्डी साहब कह रहे थे कि हम कैसे चले, कहां तक चले, आजादी के बाद इसका विश्लेषण करना है, लेकिन हम 25 सालों में कैसे चलेंगे इसका भी रोड मैप बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, इसलिए उनको अमृतकाल का नाम दिया था। ये इस अमृतकाल में भारत को हम विश्व गुरु बना सकते हैं, ऐसा सोच लेकर के चलने के लिए अनसंग हीरोज को याद करेंगे, तब हमारा ये कालखंड बहुत मजबूत हो जाएगा और इसमें फिल्मों का बड़ा योगदान होगा। अब मैं एक नाम ऐसा ले रहा हूं जिसको लोग गंगू मेहतर के नाम से जानते हैं, साइट में जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। विठुर ने विद्रोह किया 1857 में, विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों के साथ तो तोपें थी, गोलियां थी, इसके हाथ में तलवार थी। अब आप कल्पना करिए कि 1857 में एक आदमी, ये गंगू मेहतर पहलवान थे, इसको गंगू बाबा मेहतर के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, ये पहलवान थे, हाथ में तलवार थी, 200 अंग्रेजों को मारा। 200 कितने भाई साहब? 200 अंग्रेजों को उस समय गाली नहीं दे सकते, इतनी ताकत थी 1857 में। ये तो वीर सावरकर का ही बड़ा हृदय था और साहसी था, जिन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कह दिया। वीर सावरकर जी लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए, कितना बड़ा साहस रहा होगा वीर सावरकर में। और ऐसा ही साहस हमारे गंगू बाबा मेहतर में था, नहीं मैं नहीं पकड़ में आऊंगा, जो भी अंग्रेज दिखता था ले तलवार के मार के घाट को उतार दे। उन्होंने ये कौन, ये कौन हमें किल कर रहा है? भाई साहब संख्या तो गिनना, 200 अंग्रेजों को मारता तो सारी अंग्रेज सरकार हिल जाती है और सारी आर्मी वहां इकट्ठी कर लेते हैं कानपुर में। कानपुर के पास ही है विठुर, और इनको कैसे करके पकड़ते हैं सोते हुए को, नहीं तो ये पकड़ में ही नहीं आते। और खुलेआम वहां एक पेड़ है उनके नीचे, वैसे ही बोला अनटचेबल है, तो पेड़ के नीचे फांसी दे देते हैं। अभी मोदी जी का कालखंड है जिसमें हम खुद जाके आया हूं, मैं, मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा उस जगह खुद जाके आना, मुझे मानगढ़ धाम के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा खुद जाके आना, मैं 2 बार चला गया हूं। तो इसमें आपको आह्वान करता हूं, कैसे जो हमारे आजादी के दीवाने थे जिन्होंने देश रक्षा में काम किया, इन पे फिल्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बताओ भाई, बननी चाहिए ना? तो ये काम भी आप हाथ में लेंगे ऐसा मैं मानता हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 दिन में मंथन होगा, चिंतन मंथन जो प्रक्रिया होती है उसमें अमृत जरूर निकलता है, और आजादी का अमृत महोत्सव में हम बैठे हैं। और जो उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुरूप हमारे डॉक्टर साहब ने, द्विवेदी जी ने जो ज्ञान डाला हमें, उसके आधार पे चिंतन मनन मंथन से इस 2 दिवसीय सेमिनार में निश्चित रूप से आजादी के अमृतकाल के दौरान अमृत निकलेगा और वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. As we come towards the end of today's inaugural session, I now request the convener of Cine Talkies, Shri Arun Shekhar ji, to give the vote of thanks.
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का, मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी का, फिल्म लेखक निर्देशक पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध चित्रकार श्री वासुदेव कामत जी का, और सामने विराजमान पद्म भूषण जानू बरुआ जी, राजदत्त जी, माननीय रामलाल जी, सुनील आम्बेकर जी, केवी विजयेंद्र जी, वामन केंद्रे जी और बहुत सारे वरिष्ठ हैं हमारे सामने, उनका सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सिने टॉकीज की ओर से। सिने टॉकीज की बहुत सारी बातें हमें जिस को लेकर के हमने इसकी भूमिका निश्चित की है, हमने इसको बनाया है, वो सारी बातें चंद्र प्रकाश जी ने, मंत्री जी ने, जोशी जी ने रख दी है। उसमें बहुत ज़्यादा कहने को हमारे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे कि सिनेमा को दो ही तीन तरीके से जाना जाता। हमारे सामान्य जनमानस में जो बात है कि सिनेमा है तो फेस्टिवल है, थोड़ा ग्लैमर है, हीरो हीरोइन है, थोड़े से डायलॉग्स हैं, इन्हीं चीज़ों से सिनेमा, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में जाना जाता है। लेकिन सिनेमा का इतना ज़्यादा प्रभाव है, उस प्रभाव को लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसको एक सकारात्मक ड्राइविंग फोर्स की तरह से बनाया जाए, उसकी तरफ ध्यान कम जाता है। सिनेमा पर चर्चा हो, चिंतन हो, एक साहित्य की तरह उसको देखा जाए, ये बात बहुत नहीं ध्यान में आती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए हमें लगा कि हमें रुक करके, देख करके उस पर एक बार अवश्य चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ जाना है। अगर हम ये चिंतन नहीं करेंगे तो फिर शायद जहां हमें जाना है वो हम नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे मंत्री जी ने बहुत सारे विषय हमें दिए, और चूंकि ये अमृत महोत्सव है, सारी कलाओं के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी तरह से सिनेमा ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको रेखांकित करने के लिए हमारा ये 2 दिवसीय महोत्सव है, 2 दिवसीय सेमिनार है। ये सिने टॉकीज बहुत लंबे समय तक हम इसकी चर्चा करेंगे, इसको चलाएंगे। ये चूंकि अमृत महोत्सव, इसलिए इस बार चर्चा स्वतंत्रता की होगी। इसका जो हमारा विषय हमने रखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय सिनेमा। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने इस चीज़ को रेखांकित किया कि भारतीय सिनेमा, किसी वुड की हम बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की बात करें जिसमें भारतीयता हो, और उस भारतीयता की बात को लेकर के बहुत सारे नए विषयों की तरफ हमारे मंत्री जी ने हमारा ध्यान दिलाया, और सबको लगा होगा कि हाँ, निश्चित रूप से ऐसे विषय हैं। और ये कालखंड है, पिछले 2 साल 1 साल से हम जो मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें बहुत सारे विषय निकल के आए हैं। इस बात को हमने ध्यान दिया है कि अनसंग हीरोज़ और ऐसी घटनाएं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो हम सिनेमा बनाएं, लेकिन बनाने से पहले जो चिंतन हो, हम सिनेमा क्यों बनाएं, और जो हम सिनेमा बना रहे हैं उससे समाज पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके चिंतन की आवश्यकता है। वो निश्चित रूप से एक कमर्शियल है, वैल्यू है, और उसको बनना चाहिए, उसमें मनोरंजन होना चाहिए, वो बिल्कुल सारी बातों से हम सहमत हैं। लेकिन उसमें क्या बनाते समय ये ध्यान रखना कि क्या कोई ऐसा तत्व तो नहीं जा रहा है जो हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना तो ध्यान हम दे ही सकते हैं। तो इसीलिए ये सिने टॉकीज जो हमने आरंभ किया कि उसका बात यही होगी, और हम इसको स्कूल कॉलेज तक ले जाएंगे, जो लोग सिनेमा के विद्यार्थी हैं। इसीलिए आज रजिस्ट्रेशन में हमारे साथ बहुत सारे
लोग आए हैं जो सारे देश से हैं, सारे देश के कोने कोने से हैं, और सिनेमा बनाने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम सिनेमा क्यों बना रहे हैं। अगर हम ये बात स्पष्ट कर लेंगे तो शायद हमें दिशा मिल जाएगी। हमारे मंत्री जी ने एक चीज़ और जो याद दिलाई कि हमारा जो स्वर्ण काल है, आगे 25 वर्ष हमें कहाँ जाना, उसका रोड मैप तैयार होना चाहिए। उसी की पृष्ठभूमि है सिने टॉकीज़, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी याद दिलाई कि 13 मई को संसद की पहली बैठक हुई थी और आज 13 मई है, महत्वपूर्ण दिन है। आज सिनेमा के लिए पहली बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से ये इसकी दिशा, दशा, सोच पर बहुत भरोसा होता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और एक पुण्य दिन है। सचिदानंद जोशी जी ने कहा कि इस नरेटिव की लड़ाई को खुलकर लड़ना होगा। यही है इस सिने टॉकीज़ की ताकत, या इसको कहूँ कि उसकी भूमिका, कि हमें खुल करके इस हमारे देश का जो सकारात्मक नैरेटिव है उसको रखना है। वही सिने टॉकीज़ की भूमिका है। फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाएंगे, लेकिन जो बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं उनकी तैयारी हमें करनी है। फिल्म स्कूल्स बहुत से हैं, बहुत से एक्टिंग स्कूल हैं, सब एक्टर बनाना चाहते हैं, हर आदमी फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन क्यों बनाना चाहता है और कैसे बनाए, उसके लिए हम भूमिका तैयार करेंगे। और दूसरी बात कही कि हाँ, रचना का उत्तर एक अच्छी रचना ही हो सकता है। इस महत्वपूर्ण बात की ओर आपने ध्यान दिलाया, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन और चर्चा कम करें कि कौन क्या बना रहा है। बहुत सारा समय हम उस पर नष्ट कर देते हैं, लोगों को गालियां देने में, ये खराब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, बहुत हो गया। हम कुछ एक बड़ी लाइन खींचें, रचना का उत्तर रचना से दें, तो ये हमारी जो सिने टॉकीज़ की जो और ज़्यादा आपको स्पष्ट करने के लिए हमारे कीनोट डॉक्टर साहब ने दिया, हमारे मंत्री जी ने कहा, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो गया है कि हमें क्या करना है, सिने टॉकीज़ क्यों है यहाँ पर। इसलिए यहाँ बहुत ग्लैमर, बहुत सारा ताम झाम वो नहीं है, चर्चा है। और 2 दिन का सेमिनार है। आप सबके से मैं बहुत आग्रह करूँगा कि आप 2 दिन जितना समय हो यहाँ पर रहें। यहाँ आना अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सीधा ग्लास रहे और खाली रहे। उल्टा ग्लास है और अगर भरा हुआ है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अगर इस तरह से हैं तो ये 2 दिन बहुत सार्थक होने वाले हैं और आपका जीवन बदलने वाला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे साथ सिनेमा के इतने इतने पुरोधा यहाँ पर हैं, और वो पुरोधा सारे अगेन कि वो किसी ग्लैमर उसके तहत नहीं आए हैं, चर्चा के लिए आए हैं, बातचीत करने आए हैं। तो उनसे आप बातचीत करें, उनके साथ बैठें और उनका थोड़ा सानिध्य में मिल जाता है ना, बहुत अद्भुत बात होती है, बहुत आनंद आता है उनके साथ बैठना, उनको सुनना, उनको देखना। के विजेंद्र जी हैं हमारे पास, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, जोशी जी हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे वक्ता आएंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा तो कि 2 दिन जितना समय हो सके यहाँ वहाँ की बातों को थोड़ा सा किनारे करके ध्यान से सुने, कानों को बहुत बहुत ज़्यादा अलर्ट रखें। क्योंकि ये पुरोधा लोग बैठ के यही नहीं बात करेंगे, चलते फिरते, खाना खाते, यहाँ वहाँ कहीं भी कुछ बात कर सकते हैं, उसमें से बहुत कुछ निकल आता है। ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। और इसके साथ ही काफ़ी समय हो गया है। मैं आप सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और फिर अगले सत्र के लिए स्वागत करूंगा। अगला सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चित्र हमारे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे फिल्मकार रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अनसंग हीरोज वाली बात है। हमारे सामने बैठे हैं राजदत्त जी, गोवा मुक्ति संग्राम के एक सेनानी। ये कितनी अद्भुत बात है। आपके लिए कहाँ संभव रहा होगा कि आप इस संयोग से आपकी मुलाकात हो कि यहाँ आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे साथ फिल्म मेकर जिन्होंने लगातार मराठी सिनेमा की, मराठी भाषा के फिल्म बनाने के लिए 13 बार लगातार
पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अगले सत्र के लिए। और बस एक चाय का ब्रेक होगा, उसके बाद आप फिर आइए और अगला सत्र आरंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा इनॉग्रल सेशन ख़त्म हुआ है। बस बहुत शॉर्ट ब्रेक होगा और शॉर्ट ब्रेक के 5 मिनट का ब्रेक होगा एंड विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेशन दैट विल बी कंडक्टेड बाय प्रदीप केंचुनारू। सो सी यू इन 5 minutes. Thank you all. At the stroke of the midnight hour,